अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से अवामिल हैं माहौल के ही जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन यानी काम करने की, जो एंजाइम के काम करने का स्पीड है, रेट है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 फैक्टर जो है टेम्परेचर। पहला जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है और किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? कोई भी ऐसा फैक्टर, इन्वायरमेंट का फैक्टर जो एंजाइम की शेप या उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर दे, उससे हम कहेंगे कि ये क्या है, उससे ओवरऑल एंजाइम के काम करने की स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से भी असर पड़ता है, कम करने से भी। हर जो एंजाइम होता है उसका ख़ास टेम्परेचर होता है। तमाम जितने भी एंजाइम्स हैं उनके ख़ास टेम्परेचर है जिस पर कि वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल यहाँ लेते हैं ह्यूमन एंजाइम्स की। ह्यूमन एंजाइम्स को काम करने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, रिक्वायर होता है, वो 37 डिग्री। तो 37 डिग्री क्या है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है ह्यूमन एंजाइम्स के लिए। 37 डिग्री वो मैक्सिमम टेम्परेचर है ह्यूमन एंजाइम्स के लिए, जिस पर के ह्यूमन के एंजाइम्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तब भी वो सही तरह से काम नहीं करेंगे, अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तब भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। कम पर क्यों काम नहीं करेंगे? काइनेटिक एनर्जी जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ख़ास रेंज से ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो किसी भी एंजाइम का उसको काम करने के लिए जो चाहिए होता है उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी एंजाइम ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने जो एग्ज़ाम्पल ली है ह्यूमन एंजाइम की 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, ह्यूमन एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा पर भी काम अच्छी तरह से नहीं करेंगे, इससे नीचे काम करेंगे लेकिन स्लो होगा। अगर हम इसको ग्राफ से शो करें तो ग्राफ क्या शो करता है, एक तरफ हम रखते हैं टेम्परेचर को, टेन, 20, 30, 40, 50, और दूसरी तरफ हम क्या शो कर रहे हैं, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अब क्या होगा, टेम्परेचर अगर यही वाली एग्जांपल है 37 वाली हम ह्यूमन एंजाइम की, तो 37 कहाँ बनेगा, यहाँ हाफ से थोड़ा सा आगे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़। थर्टी सेवन तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर 37 तक जब बढ़ा तो उससे क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन तेज़ हो गया। तो 37 तक रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो एंजाइम्स काम करेंगे इस टेम्परेचर पर। इसलिए ये वाला टेम्परेचर क्या कहला रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। किसके लिए, ह्यूमन एंजाइम के लिए। इससे पहले क्या हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी कम थी, टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम्स को काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होती जा रही थी, इंक्रीज़ होती जा रही थी। अब 37 पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो मिला, बहुत अच्छी तरह से इन एंजाइम ने काम किया। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता गया, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन स्लो होता गया। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन हो सकता है बिल्कुल ब्लॉक। ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, डीनेचुरेशन। इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, डीनेचुरेशन, जिस पर रिएक्शन स्लो होते होते हो सकता है कि ब्लॉक ही हो जाए। तो टेम्परेचर में क्या देखा कि हर एंजाइम एक ख़ास रेंज में, एक ख़ास टेम्परेचर तक काम बड़ी अच्छी तरह से करता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। एग्जांपल देखिए 37 डिग्री ह्यूमन एंजाइम्स की। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो क्या हो जाएगा,
रिएक्शन स्लो हो सकता है या बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, और इस अमल को कहते हैं डीनेचुरेशन। क्योंकि यहाँ पर एंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है, तो उनकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है सारा वो डीनेचर होने की वजह से इस अमल को कह रहे हैं डीनेचुरेशन। सेकंड फैक्टर कौन सा है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा फैक्टर हम देख रहे हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होता है? स्टार्ट में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ सबस्ट्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सबस्ट्रेट क्या है? वो मॉलिक्यूल जिनके साथ एंजाइम ने आकर रिएक्ट करना है और उन्हें बदल देना आगे न्यू मॉलिक्यूल्स में, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। हम यहाँ पर एक फर्जी सी डायग्राम बनाते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास है एंजाइम, और हम कहते हैं कि एंजाइम के पास जो स्मॉल रीजन होता है जिसके साथ आकर सबस्ट्रेट ने कंबाइन होना है, ये जो स्मॉल रीजन है इसे कहते हैं एक्टिव साइट। जैसे ये एक, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, तो कितनी एक्टिव साइट यहाँ पर हमने शो की? 4 एक्टिव साइट हमने यहाँ पर एक मफरूज़े के तौर पर हमने जो डायग्राम ली है। तो यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट आता है और इधर अटैच हो जाता है इसके साथ। सबस्ट्रेट आया, रिएक्शन क्या हो गया? तेज़ हो गया। और सबस्ट्रेट ऐड हुआ यहाँ पर इस एक्टिव साइट के साथ, रिएक्शन क्या हो गया? और ज़्यादा इंक्रीज। अभी भी एक्टिव साइट्स हैं, अब ये सारी की सारी एक्टिव साइट्स फिल हो गई हैं। कोई और सबस्ट्रेट आएगा तो उसके आने से वो इनके लिए, इस एंजाइम के लिए किसी काम का नहीं, वो इसके लिए एक्स्ट्रा है। तो अब जितना मर्जी सबस्ट्रेट आ जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर यहाँ एक्टिव साइट फील होती तो ये सबस्ट्रेट आने से रिएक्शन ने तेज़ होना था, लेकिन अब इस सबस्ट्रेट का इस एंजाइम पर या इस ओवरऑल रिएक्शन पर कोई असर नहीं होगा। ये कंडीशन जब ये तमाम एक्टिव साइट्स फील हो गई हैं, व्हेन ऑल एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट किसको कह रहे हैं? इतने से स्मॉलर रीजन को। जब ये तमाम एक्टिव साइट्स फिलअप हो चुकी हैं, ये कंडीशन क्या कहलाएगी फिर? सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? यानी अब कोई खाली जगह नहीं है, तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं सबस्ट्रेट की वजह से। अगर एक भी सबस्ट्रेट, एक भी एक्टिव साइट जब भी खाली होती तो हम सैचुरेशन नहीं कह सकते थे। चाहे 100 एक्टिव साइट्स हैं, उनमें से अगर एक भी खाली है तो हम ये नहीं कह सकते सैचुरेशन। जब तक तमाम एक्टिव साइट्स फिलअप नहीं हो जाएंगी तब तक सैचुरेशन की स्टेट नहीं होगी। इसके लिए अगर ग्राफ देखें तो वो क्या है? इस तरफ हम क्या शो कर रहे हैं? सबस्ट्रेट। इस तरफ एज यूजुअल रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब क्या होता है? सबस्ट्रेट आता है, रिएक्शन तेज़ हो जाता है, और सबस्ट्रेट आएगा, रिएक्शन तेज़, और आएगा, रिएक्शन तेज़, और आएगा तो रिएक्शन तेज़। तमाम सबस्ट्रेट ने तमाम एक्टिव साइट फिल कर दी, यहाँ पर एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी। ये वो जगह जहाँ पर सब एक्टिव साइट्स तमाम की तमाम फिलअप हो चुकी हैं। अब क्या होगा? अगर सबस्ट्रेट और ऐड करेंगे तो रिएक्शन तेज़ नहीं होगा, बल्कि जितना है उतना ही कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा। ना तो अब इससे ज़्यादा होना है ना इससे कम होना है, क्योंकि ये वाली एक्टिव साइट्स जो हैं, ये तो सबस्ट्रेट जो आए हैं ये अपना काम तो करते जा रहे हैं। अगर यहाँ से सबस्ट्रेट कम होगा तो रिएक्शन कम हो सकता है। अगर ये सबस्ट्रेट तमाम के तमाम इसके साथ रहेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है? सैचुरेशन की कंडीशन, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। तमाम एक्टिव साइट्स क्या हो गई हैं? ख़त्म। तो ये सबस्ट्रेट के लिए ग्राफ है, कांस्टेंट लाइन एक शो कर रही है कि अब यहाँ पर मज़ीद गुंजाइश नहीं है, और यहाँ पर सैचुरेशन क्या है? एक डेफिनेशन है। इस पॉइंट में एक ही डेफिनेशन आती है सैचुरेशन की। पॉइंट नंबर 3 है आगे, थर्ड फैक्टर और लास्ट फैक्टर, पीएच।
पीएच क्या होती है? हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन। अब पीएच का भी, पीएच क्या है? एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हर एंजाइम की एक ख़ास पीएच होती है, जैसे ख़ास टेम्परेचर था जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कह रहे थे। इसी तरह से एक नैरो रेंज होती है, पीएच की भी एक नैरो रेंज होती है जिसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाए ये रेंज तो उसके अंदर, उससे बाहर वो काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एंजाइम की रेंज हम कहते हैं 3 से 3.5 है। ये वो पीएच होगी जिस पर वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। अगर इससे कम कर देंगे तो भी अच्छी तरह से काम नहीं होगा, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तब भी वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। ये वाली पीएच क्या कहलाएगी? उसके लिए ऑप्टिमम पीएच। ग्राफ से अगर शो करें, इसी जो हमने ये एग्जांपल लिया इसी पीएच को 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या हुआ? हमने अगर ये 3 या 3.5 ली है तो कहाँ पर जाकर होती है ऑप्टिमम पीएच? कहाँ होगी जाके? ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? हम कह रहे थे 3 से 3.5 क्या होगी? ऑप्टिमम। फॉर एग्जांपल 3.5 से आगे अगर जाएंगे तो वो क्या होगा? रिएक्शन स्लो हो जाएगा अगर ज़्यादा पीएच होगी। तो ये क्या है? 3.5 तक उसकी ऑप्टिमम पीएच है। तो जैसे टेम्परेचर हम बता रहे थे, ख़ास टेम्परेचर पर हर एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम्स अपने अपने ख़ास टेम्परेचर पर अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से अपनी ख़ास एक पीएच की रेंज भी होती है हर एंजाइम की अपनी अपनी, जिस पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। उससे ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे तो एंजाइम काम करना छोड़ देंगे या कम हो जाएंगे। तो ये जो रेंज हमने फॉर एग्जांपल हमने ली है, इसको क्या कह रहे थे हम? ऑप्टिमम पीएच। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? हर एंजाइम की वो मैक्सिमम पीएच जिस पर वो सबसे ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। एक स्केल हम छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं पीएच के लिए, 0 से 7 और 7 से आगे 14। 7 क्या होती है? न्यूट्रल को शो कर रहा है, जैसे पानी है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसकी पीएच क्या होती है? 7। अगर कोई चीज़ जिसका टेस्ट, कोई जायका हो, तेज़ाब जैसा हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसकी पीएच क्या होती है? जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका टेस्ट, उतनी ज़्यादा उसकी पीएच क्या होगी? 0 की तरफ होगी। तो वो क्या शो करती है? उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एसिडिक का। तो अगर कोई भी चीज़ जिसका एसिडिक टेस्ट है उसकी पीएच क्या कहेंगे हम? लो पीएच है। लो ही है ना, 0 से 7। अब दूसरी तरफ वो चीज़ें जिनका टेस्ट सोप लाइक होता है, कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, उन्हें कहते हैं वो, उनकी पीएच क्या होती है? अल्कलाइन। अल्कलाइन पर पीएच क्या होती है? ज़्यादा। हाई पीएच है उस तरफ अल्कलाइन वाली चीज़ों की, और जिनका एसिडिक टेस्ट है उनकी पीएच भी लो है। तो अब यहाँ पर हम दो तरह के एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ वो हैं जो लो पीएच पर काम करते हैं, वो कौन से एंजाइम्स हैं, और कुछ एंजाइम जो कि हाई पीएच पर काम करते हैं, उनकी एक एग्जांपल देखते हैं। लो पीएच पर काम करने वाले एंजाइम्स की पीएच क्या होगी? लो पीएच पर एंजाइम करने वाले का मीडियम क्या होगा? काम करने वाले एंजाइम्स का एसिडिक मीडियम। हाई पीएच वाले एंजाइम्स का मीडियम होगा अल्कलाइन। अब ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं? अगर हम इनकी एग्जांपल देखें, एसिडिक वाले की एग्जांपल है पेप्सिन। अल्कलाइन मीडियम वाले की एग्जांपल है ट्रिप्सिन। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में ही काम कर रहे होते हैं। पेप्सिन कहाँ पर काम करता है? स्टमक में। इसकी डिटेल भी आगे किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ पर, किस पीएच पर काम कर रहा है? हाई पीएच पर। अल्कलाइन मीडियम में ट्रिप्सिन जो है वो काम करता है, लेकिन किस जगह पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो पेप्सिन है स्टमक में काम करने वाला, और ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम करता है,
इनको अपनी ख़ास पीएच चाहिए होती है। एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये काम अच्छी तरह से करेंगे। अगर ट्रिप्सिन को एसिडिक इन्वायरमेंट दिया जाएगा या पीएच लो कर देंगे तो वो काम अच्छी तरह से नहीं करेगा। तो आज के कौन कौन से हमने पढ़े हैं टॉपिक। जो मेन टॉपिक था फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को काम करते हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और थर्ड था पीएच। और इनके अंदर शॉर्ट कॉन्स्टेंट कौन कौन से देखे हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या है, सैचुरेशन, ऑप्टिमम पीएच, ये शॉर्ट है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि पूछ लेते हैं कौन सा इनमें से एंजाइम है जो अल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में काम करता है।